सारणेश्वर महादेव की, भगवान ऋषभदेव की, आई माता की, बाबूजी महाराज की, चार भुजानाथ की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, भारत माता की। (1857) की क्रांति के समय अंग्रेजों से लोहा लेने वाले योद्धा कुशाल सिंह जी की धरती पर मैं आप सभी का और पूरे राजस्थान को आदरपूर्वक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले आज आपका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, ये हमारे ओम जी, हम ऐसे लोग हैं जो सालों से संगठन का काम करते थे। कंधे पर थैला लटका के बसों में जाना, पार्टी का काम करना और चुनाव प्रबंधन भी देखते थे। लेकिन कभी चुनाव में कोई हमें कहे कि आपको सभा मिलेगी, बड़े से बड़े नेता की मिलेगी, तो भी हम कहते हैं कि साहब हम तो सभा तो करेंगे, लेकिन सुबह 11 बजे मत दो, देना है तो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे दे दो। 11 बजे संगठन का काम करते समय भी मैं भी, अरे भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है, सुबह लोग निकलते नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं ये पाली की ताकत, पाली के लोगों का प्यार, पाली के कार्यकर्ताओं की मेहनत। सुबह सुबह इतनी बड़ी जनता जनार्दन, एक प्रकार से जनसागर मैं देख रहा हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं जो पीछे मैं देख रहा हूं, जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा लोग धूप में तप रहे हैं। आपको जो असुविधा हुई है, हमारी ये जो व्यवस्था छोटी पड़ गई है, और आपकी असुविधा के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं। जो लोग ये ताप में तप रहे हैं और बड़े धैर्य के साथ सभा को सुन रहे हैं, जो ताप में तप रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ताप, ये आपकी तपस्या कभी भी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं विकास करके उसे लौटाऊंगा। आपके लिए कल्याण योजनाएं लेकर के आऊंगा और आपकी इस तपस्या का मैं प्यार से उसकी कीमत चुकाऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, ये पाली ऐसा है कि जो कभी पाला बदलता ही नहीं है।
और पाली की दूसरी भी ताकत है। पाली वालों को मालूम नहीं है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं। हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए और खास करके मेरे गुजरात में जाके देखिए, कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा जो पाली वाला वहां भाजपा का झंडा लेके खड़ा न हो। आप तमिलनाडु में जाके किसी को पूछोगे तो बोले पाली का हूं। वो यहां तो पाला बदलता नहीं है, लेकिन जहां जाता है वहां नई पारी भी खेल लेता है। ये ताकत है पाली की। और मेरे गुजरात में तो पाली और सिरोही से जो हवा आती है वो गुजरात को भी ताकत देती रहती है। और मैं आज बड़े बड़े विश्वास से दो बात कह रहा हूं। पाली का भाजपा का कार्यकर्ता और सोजत की मेहंदी का रंग ये कभी भी उतरते नहीं है। पाली के मेरे भाइयों बहनों, वाकई आज आपने दिल खुश कर दिया। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं क्योंकि राजस्थान में आमतौर पर माताएं बहनें इस प्रकार से बाहर कभी आती नहीं है। आज इतनी बड़ी तादाद में आई है। इतना ही नहीं, जब खाना पकाने का वक्त है तब वो राजस्थान का भविष्य बनाने के लिए आई हैं। और इसलिए खाना पकाना छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाना, ये जब मेरी राजस्थान की माताएं बहनें करती है ना, तो राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, ये निश्चित हो जाता है। माताओं बहनों को मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में जहां जहां गया हूं, राजस्थान के लोगों को जहां जहां मिला हूं, एक स्वर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है। हर कोई कह रहा है, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। मेरे परिवारजनों, आज पूरा देश विकसित होने के लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत 21वीं सदी में जिस ऊंचाई पर होगा, उसमें राजस्थान की भूमिका बहुत बड़ी होगी, अवश्य होगी। और इसलिए राजस्थान में ऐसी सरकार जरूरी है जो राजस्थान के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। दुर्भाग्य से पिछले 5 साल राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार रही, उसने अपने लोगों को विकास में और पीछे धकेल दिया। यहां की कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। तुष्टीकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वालों के हौसले
बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। सिखाओगे? सिर्फ पाली में ही सिखाओगे कि औरों को भी बताओगे? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की ये पहली हरकत नहीं है। सनातन को लेकर इन्होंने क्या क्या कहा है, ये पूरे देश ने देखा है। मेरी माताएं बहनों ने तो बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक घमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? साथियों, हम सब तो भली भांति जानते हैं, यहां जालोर जिले में कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में घमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे। ये है घमंडिया गठबंधन। क्यों गालियां दी? क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री अति पिछड़े दलित परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी बेइज्जती करने में उनको आनंद आता है। उन्होंने तो पाप किया, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता उसके मुंह से ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बताने का भी विवेक नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर कांग्रेस आंखों पर पट्टी बांध लेती है। यहां राजस्थान में 5 वर्ष तक दलित परिवारों के साथ हुए अत्याचार पर कांग्रेस ने यही किया है। साथियों, जब से महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कैसी कैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां हमारी माताओं बहनों के लिए की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने तो विधानसभाओं में महिलाओं के प्रति घोर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस के किसी भी नेता ने कोई आवाज उठाई हो। और यही कांग्रेस का असली चेहरा है
जिसे राजस्थान के लोग पहचान गए हैं। साथियों, महिला विरोधी कांग्रेस कभी महिलाओं का कल्याण नहीं कर सकती, कभी महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें, फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे, ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, हो सकता है क्या? कभी कोई महिला, हमारे देश की माताएं बहनें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा भी उनके साथ किसी ने बदतमीज की हो तो चुपचाप वहां से चुपचाप चली जाती है। वो सोचती है कि वो बुरा आदमी है, वो अपने घर जाए, मैं अपने काम पे चली जाती हूं। वो कभी झूठ बोलने का तो सोचती भी नहीं है। और जब पुलिस थाने में जाकर के उस पर हुए अत्याचार की बात लिखवाती है, तो कुछ तो सच होगा कि नहीं होगा भाई? होगा कि नहीं होगा? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, वे तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं। क्या ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ऐसे ही जवाब देते हैं क्या? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान करने वाली सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? पूरे राजस्थान से जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधानसभा में इस अत्याचार को ये कहकर के उचित ठहराता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। क्या मर्द इसलिए मर्द कहलाते हैं कि इस प्रकार से पाप करते हैं? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? अरे राजस्थान के मर्द बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवा सकते हैं। ये मर्द होते हैं राजस्थान। और तुम्हारे मंत्री खुलेआम कह दे कि तुम मर्दों का प्रदेश है, तो फिर महिलाओं के साथ आपको शोभा देता है क्या? और इतना ही नहीं, उस मंत्री के पास शायद कई लाल डायरिया छिपी हुई है, इसलिए ऐसे मंत्री को भी टिकट दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म करने वालों को कांग्रेस की दिल्ली सरकार भी, कांग्रेस के दिल्ली के कारनामे करने वाले लोग भी, कांग्रेस के दिल्ली में बैठे हुए सारे बाजीगर भी ये जादूगर की हर बात मानने लग गए हैं। और इसलिए कांग्रेस और इसके घमंडिया साथियों की मानसिकता एक जैसी है, महिला विरोधी है। मैं राजस्थान की हर बहन बेटी को कहूंगा, आपको राजस्थान से कांग्रेस को साफ करने के बाद ही चैन से बैठना है। कांग्रेस के लोग सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचते हैं। भाजपा के लिए आप सभी हमारा परिवार है। भाजपा का निरंतर प्रयास है कि हर परिवार की बचत को कैसे बढ़ाया जाए। आप याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार जब थी तब 2 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स लगता था। यहां के लोग तो बराबर
व्यापार दुनिया से जुड़े हुए हैं। 2 लाख रुपए पर टैक्स लगता था कि नहीं लगता था? जरा जवाब दीजिए, याद कीजिए। कांग्रेस के जमाने में 2 लाख रुपया पर टैक्स लगता था कि नहीं लगता था? ये मोदी के आने के बाद 7 लाख रुपये तक एक नया पैसा टैक्स नहीं लगता है। मेरे मध्यम वर्ग के पैसे बचते हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद भाजपा ने डायरेक्ट टैक्स में जो कमी की है, उसकी वजह से मध्यम वर्ग के जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। और ये हमारे कर्मचारी हो, हमारे व्यापारी हो, छोटे दुकानदार हो, इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम है। साथियों, ये केंद्र की भाजपा के सरकार की नीतियां हैं, जिसकी वजह से आज आपके मोबाइल का बिल भी कम आ रहा है। कभी आपको मालूम है पहले मोबाइल का कितना बिल देते थे आप? सब भूल गए। अब ये भूल जाओगे तो कैसे चलेगा भाई? जरा पुराना हिसाब किताब निकाल दीजिए। 2014 के पहले आपके पास अगर मोबाइल फोन था तो मोबाइल का बिल कितना आता था, वो जरा देख लीजिए। कांग्रेस सरकार के समय में आप जितना मोबाइल डेटा खर्च करते थे, आज अगर डेटा की कीमत वही होती, 2014 में जो दाम देने पड़ते थे, आज अगर वही होता ना, तो हर महीने सिर्फ मोबाइल खर्च में आपको 5,000 रुपये अधिक खर्च करना पड़ता। अभी आपका हर महीने 5,000 रुपया बचा कि नहीं बचा? जरा जोर से बोलो ना, पैसा बचा यार, मारवाड़ी हो। 5,000 रुपया बचा कि नहीं बचा? आज एक घर में 3 या 4 मोबाइल होते हैं तो कितना रुपया बचा? कितना रुपया बचा? ये मोदी का काम करने का तरीका है। अनेक परिवार है। अब आप देखिए कि मध्यम वर्ग का परिवार हो, कोई गरीबी से लड़कर के बाहर आया हुआ नया नया मध्यम वर्ग में आया है, लेकिन परिवार में बुजुर्ग मां बाप हो और मान लीजिए एक डायबिटीज जैसी बीमारी आ गई, तो उसको हर महीने जो दवाई लेनी पड़ती है ना, 1,000-2,000 रुपया का अतिरिक्त खर्चा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन हमने स्थान स्थान पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले। 80% डिस्काउंट। कितना? जरा बोलिए ना भैया। 80% डिस्काउंट। कितना? 80% डिस्काउंट। ये माताओं बहनों को पूछना डिस्काउंट क्या होता है। दिवाली में साड़ी की दुकान पे जाएं और कोई बड़ा बोर्ड लगा दे कि 10% डिस्काउंट, तो वो साड़ी कहां वहां खरीदने जाती है, क्योंकि डिस्काउंट हमारे देश में बहुत चलता है, लेकिन कोई 10% 20% से ज्यादा डिस्काउंट देता नहीं है। ये आपका बेटा दवाइयों में 80% डिस्काउंट, ताकि मध्यम वर्ग के परिवार में डायबिटीज की दवाई लानी पड़े तो जो दवाई उसको 2,000 रुपये में लानी पड़ती थी, वो उसको 10% 20% में मिल जाती है भाई। उसका 80% पैसा बच जाता है। मेरे परिवारजनों, कोरोना का ही संकट काल में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त राशन देने का अभियान हमने शुरू किया। आप जानते हैं कितनी भयंकर बीमारी आई थी, मौत मंडरा रहा था। दुनिया भर में अस्पतालों से खबरें, मतलब डेड बॉडी के ढेर दिखाई देते थे। पूरे देश चारों तरफ मौत का आतंक छाया हुआ था कि नहीं था? कोविड ने डरा दिया था कि नहीं डरा दिया था? कब घर में मौत आकर के दरवाजे पर खटखटाएगी, डर लगता था कि नहीं लगता था? बेटा भी मां की सेवा के लिए उसके कमरे में नहीं जा पाता था, मां भी बेटे की सेवा नहीं कर पाती थी। हर किसी को लगता था कहीं कोरोना हो जाए।